में आपका स्वागत है नए वीडियो में। सबसे लोग बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल के बारे में। जो ईस्ट बंगाल ने फाइनली साइनिंग कंप्लीट कर लिया एडमंड लालडेंडिका का एंड 1 करोड़ का ट्रांसफर फी दिया है ईस्ट बंगाल ने टू इंटर काशी, ताकि वो एडमंड लालडेंडिका का साइनिंग कंप्लीट कर सके। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साइनिंग में बोलूँगा। इस साल आप परफॉर्मेंस देख लो उनका, बहुत अच्छा है। एज अ इंडियन स्ट्राइकर जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला इंटरकाशी के गेम में भी वो काफ़ी ज़्यादा काबिलियत तारीफ है। और वैसे एडमंड लालिडिका का जो कहानी है वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग। उनका एक स्पाइरल इंजरी था जिसके वजह से उनको डॉक्टर से बोल दिया था कि आप नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरकाशी के साथ डील साइन किया। उससे पहले रिहैबिलिटेशन एंड ऑल वो सब तो किया है। इसके बाद इंटरकाशी में वो गए 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ पे नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस उनका। और अब 1 करोड़ के ट्रांसफर फी देके ईस्ट बंगाल ने उनका साइनिंग कंप्लीट कर लिया है। सो एडमंड लालडेंडिका नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है और उनका जो रोल होगा ईस्ट बंगाल के स्क्वाड में वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल होने वाला है। काफ़ी उम्मीदों के साथ उनका साइनिंग कंप्लीट किया जा रहा है। और एक चीज़ तो क्लियर है कि ऑस्कर ब्रूजॉन जो थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट के कोच और थोड़ा सा अटैकिंग ही खेलना पसंद करते हैं, उसी चीज़ को वो कंटिन्यू रखेंगे। और लाइक एक प्रॉपर रिदम भी वो बनाना चाहते हैं। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अगले सीजन में एडमंड लालिडिका का रोल ईस्ट बंगाल के मेन प्लेइंग 11 में कितना वाइटल रहता है। आई होप इनको मेन प्लेइंग 11 में मौका तो ज़रूर मिलेगा। पीवी विष्णु, एडमंड लालिडिका, नौड़े महेश, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बैठ सकता है। और अगर डबल स्ट्राइकर के साथ खेलोगे तो एक इंडियन स्ट्राइकर और एक फॉरेन स्ट्राइकर जिनका भी साइनिंग ईस्ट बंगाल कंप्लीट करने वाले हैं। सो देखते कि क्या होता है। नेक्स्ट लोग बात करते हैं बैंगलोर एफसी के बारे में। तो बैंगलोर ने इंटरेस्ट दिखाया है केरला के डिफेंडर होर्मिपम रुइवा के ऊपर। अब होर्मिपम रुइवा जब आए थे बहुत एक हाई प्रोस्पेक्ट प्लेयर थे, बट लास्ट सीजन उनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास था नहीं। काफ़ी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस था उनका। और होर्मिपम रुइवा का साइनिंग बैंगलोर तभी कंप्लीट करेंगे अगर वो राहुल भेके को रिटेन नहीं कर पाते हैं तो। और राहुल भेके का रोल बैंगलोर में बहुत इंपॉर्टेंट सा एक रोल है डिफेंस में। और उनका चले जाना, अगर बाई चांस वो चले जाते हैं तो फिर बेंगलोर को लिटरली सोचना है कि होर्मिपम रुइवा करंटली जो फॉर्म है उनका नॉट अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ राहुल फेके। और हो सकता है हो सकता है प्लेयर का वो फॉर्म आ जाए। प्लेयर बहुत अच्छे, पोटेंशियल बहुत है होर्मिपम रुइवा के पास। ऐसा बात नहीं है कि होर्मिपम रुइवा खराब प्लेयर है या फिर वो लाइक अच्छे रिदम में ही नहीं है, बट प्लेयर अच्छे, टैलेंट तो है उनके पास, पोटेंशियल है। लेकिन सिर्फ पोटेंशियल होने से कुछ नहीं होता, आपको वो ग्राउंड में परफॉर्मेंस में दिखाना भी पड़ेगा, जो कि करेंटली उतना नहीं दिख रहा है। बट हाँ, होर्मिपम रुइवा बैंगलोर में आ सकते हैं डिपेंडिंग और राहुल भेके ट्रांसफर अपडेट। अभी के लिए तो राहुल भेके के ऊपर ऑफ कोर्स काफ़ी सारे क्लब्स इंटरेस्ट दिखाए, क्योंकि बाकी क्लब्स को भी समझ में आ रहा है यार बैंगलोर श्योर नहीं है राहुल भेके को एक्सटेंड करवाने के, मतलब करवाना चाहते हैं लेकिन होगा या नहीं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर उनको बेटर ऑफर मिला तो शायद राहुल भेके को दूसरे क्लब में भी चले जाए। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि बैंगलोर क्या होर्मिपम रुइवा को अपने स्क्वाड में लाएंगे या नहीं, या फिर वो राहुल भेके को रिटेन कर पाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा देखने लायक चीज़ होगा। नेक्स्ट लोग बात करते हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स के बारे में। तो मेहताब सिंह का जो डील है मोहन बगान ने काफ़ी हद तक फाइनलाइज या क्लोज कर लिया है। और मेहताब सिंह को हम लोग अगले सीजन मोहन बगान में ही देख पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा सॉलिड स्ट्रॉन्ग साइनिंग। इससे क्या होगा, जो डिफेंस में जो डबल फॉरेन डिफेंडर्स के साथ जो मोहन बगान खेल रहे थे उसमें थोड़ा सा लोड कम आएगा, बैकअप के लिए प्लेयर्स रहेगा अवेलेबल। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी और अकॉर्डिंग टू नीड मोहन बगान प्लेयर्स को यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इस सीजन भी 2 फॉरेन डिफेंडर्स ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। वो 2 फॉरेन डिफेंडर्स की वजह से मोहन बगान का आप देख लो इतना ज़्यादा कम गोल्स मोहन बगान ने कंसीड किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दोस 2 फॉरेन डिफेंडर्स। टॉम ऑल्ड्रेड और एल्बर्ट रॉड्रिगस कमाल के प्लेयर है दोनों। तो मुझे नहीं लगता कि अगर दोनों प्लेयर्स फिट रहे, क्योंकि दोनों ही रहने वाले मोहन बगान में, उन दोनों को बैठा के किसी एक प्लेयर को बैठा के मेहताब सिंह को खिलाया जाएगा। मेहताब सिंह अच्छे डिफेंडर है नो डाउट, लेकिन इन दोनों के लेवल के डिफेंडर अभी भी नहीं है मेहताब सिंह। सो आई थिंक ऐसा बैकअप इनको रखा जा रहा है। अगर कभी स्ट्रेटेजिकली जरूरत पड़ा थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग खेलने में तो फॉरेन प्लेयर्स को फॉरवर्ड में या फिर मिडफील्ड में ज़्यादा रखा जाएगा, रादर देन 2 फॉरेन प्लेयर को डिफेंस में रखने से। और वहाँ पे मेहताब सिंह और एक एल्बर्ट रॉड्रिगस या फिर टॉम ऑल्ड्रेड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। सो आई थिंक मेहताब सिंह का साइनिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल साइनिंग है मोहन बगान का। अगर लोगों को लगता है कि मेहताब सिंह को प्रॉपर हर मैच में प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है हर मैच में प्लेइंग 11 में मौका मिलने से, क्योंकि जो एकमात्र पोजीशन मोहन बगान का थोड़ा सा वीक था वो था आशीष राय का पोजीशन। और वहां पे मुझे लगता है आशीष राय को ही खिलाया जाएगा। प्लेयर नहीं है आशिक कुरूनिया उस पोजीशन के पर्टिकुलर प्लेयर नहीं है। और दूसरे साइड में शुभाशीष है। शुभाशीष
नेक्स्ट लेवल फॉर्म में, उनको हटाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मेहताब सिंह को एक्चुअली में किस हिसाब से जोजे मोलिना यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एफसी गोवा के बारे में। तो फाइनली काफ़ी हद तक काफ़ी बातचीतों के बाद एआईएफएफ के साथ और गोवा के मैनेजमेंट के साथ अभी तक के लिए यही डिसाइडेड है, ऑफिशियल वैसे अनाउंसमेंट होना भी बाकी है, लेकिन अभी तक के लिए यही डिसाइडेड है कि मैनुएल मार्कस रोका ही गोवा के हेड कोच रहने वाले, जो कि खतरनाक लेवल का एक डिवीजन कर चुके हैं फैंस के अंदर, इंडियन फुटबॉल फैंस और गोवा फुटबॉल फैंस के अंदर, या जनरल फुटबॉल फैंस के अंदर, कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा। मतलब मेनुएल मार्कस रोका एक क्लब को भी मैनेज कर रहे हैं, एक नेशनल टीम को भी मैनेज कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हर कोई नहीं करता। अगर ऐसा होता तो एंजेलोटी को क्या जरूरत था रियल मैड्रिड छोड़कर ब्राजील में जाने का। क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है, आप दोनों चीज़ों को प्रॉपरली टाइम नहीं दे सकते। और हो सकता है कि शायद इंडिया में ये फॉर्मेट काम कर जाए, नहीं भी कर सकता है। वैसे मेनुएल मार्कस रोका कोशिश तो कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब सी एज अ कोच उनके भी कुछ लिमिटेशन है। नेशनल टीम में आके आप टीम प्लेयर्स नहीं बिल्ड कर सकते, ये एक काफ़ी ट्रू एंड फैक्ट है। कि आप अगर कोई ये बोलता है कि नेशनल टीम में प्लेयर्स बिल्ड क्यों नहीं हो रहे, नेशनल टीम वाला जो पोजीशन है वो प्लेयर बिल्ड करने के लिए नहीं है। वहां पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, उनको खिलाया जाएगा प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ, और उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग पीरियड चाहिए, प्रॉपर प्री सीजन कैंप्स होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा तो कम ही होता है इंडिया में। ट्रेनिंग पीरियड 2 हफ्ते का मिलता है, बाकी टीम्स बांग्लादेश जैसे टीम्स भी 1.5-2 महीने का ट्रेनिंग पीरियड करते हैं, तो इसीलिए उनका वो कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा बैठता है। और सी इंडियन प्लेयर्स अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि खराब प्लेयर्स है, लेकिन उस लेवल के भी नहीं है कि 2 हफ्ते में वो कोऑर्डिनेशन बिठा लेंगे। यूरोप में होता है ऐसा, यूरोपियन क्लब्स, आप स्पेन देख लो, जर्मनी देख लो, फ्रांस देख लो, आप टीम्स के नाम भी देख लो ऐसे नेशनल टीम्स के। तो ये सारे टीम्स का 1 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप चलता है, प्रैक्टिस कैंप चलता है, फिर आराम से उनका पूरा टीम कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है एंड दे प्ले एन इंटरनेशनल मैच। बट उनके जो प्लेयर्स है उस टीम में, वो उनका जो पोटेंशियल है, उनका जो कैलिबर है, वो इंडियन टीम से मिनिमम 100 टाइम्स बेटर है। सो आप वो टाइम पीरियड देके आपको अगर लगता है कि इंडियन टीम परफॉर्म कर देगा, तो वैसा नहीं है। यूरोपियन स्टाइल में जो होता है हमेशा आप इंडिया में उस चीज़ का अप्लाई नहीं कर सकते। आप एशियन स्टैंडर्ड में देखो, एशिया में थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, ये लोग नेशनल टीम के ऊपर काफ़ी फोकस्ड है। नेशनल टीम में अच्छा खासा लंबा 2 महीने का, 1.5 महीने का तो मिनिमम, और कोशिश वो लोग पूरा करते कि 2 महीने का प्री सीजन कैंप दे सके, ताकि वो प्रॉपर बिल्डअप हो। टीम को सेटल होने में भी अपना एक अलग टाइम लगता है। सो मेनुएल मार्कस का अब वो उनके हाथ में नहीं है, वो एआईएफएफ के हाथ में, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते एज अ कोच, वो उनके हाथ में ही नहीं है, क्योंकि स्केड्यूलिंग वो नहीं बनाते हैं। सो मेनुएल मार्कस के कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो भी बहुत खुश नहीं है, कोशिश वो पूरा करेंगे। बट देखते हैं कि मेनुएल मार्कस किस हिसाब से गोवा को भी मैनेज करेंगे। गोवा के लिए नेक्स्ट सीजन एसी चैंपियंस लीग एसी चैंपियंस लीग 2 का क्वालिफायर होगा, और अगर वो हार गए तो एफसी चैलेंजर्स लीग तो है ही, जहाँ पे एक्चुअली चांसेस काफी हाई है। बट कोशिश तो वो जरूर करेंगे एफसी चैंपियंस लीग 2 ही खेलने का। सो देखते हैं कि लाइक एफसी गोवा का परफॉर्मेंस नेक्स्ट सीजन कैसा रहता है अंडर मैनुएल मार्कस रोका, एंड इंडियन टीम का भी परफॉर्मेंस कैसा रहता है उनके अंडर, ये काफी ज्यादा देखने लायक चीज होगा। नेक्स्ट लोग बात कर लेते हैं टॉटनहम हॉटस्पर्स के बारे में। तो फाइनली 17 साल बाद टॉटनहम ने कोई मेजर यूरोपियन ट्रॉफी जीता है, वो भी यूनाइटेड को हरा के। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी खराब मैच हुआ है। एज अ यूरोपियन लीग फाइनल आप जिस लेवल का मैच एक्सपेक्ट करोगे, उसका तो आसपास के लेवल का भी मैच नहीं हुआ है। और यूनाइटेड जैसा ही गेम खेला, जिसकी वजह से टॉटनहम ने मैच जीता है। वेरी ऑनेस्ट में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टॉटनहम ने बहुत कुछ खतरनाक गेम खेला। 1-0 स्कोर लाइन था, जिसमें से बोला तो जा रहा है वो टॉटनहम का गोल, लेकिन आप गोल देख लो, कोई भी बोल देगा ओन गोल हुआ है ल्यूक शॉ की तरफ से, ठीक है, क्लियर ओन गोल था वो। अब बाद में जो भी डिसीजन दिया गया वो अलग बात है, लेकिन था वो ओन गोल ही। और डिफेंस खराब, अटैक मतलब यूनाइटेड का ना अटैक में ज़्यादा कुछ है नहीं। यूरोपियन लीग में इस साल उनका लक अच्छा था कि जितने भी ओपोनेंट्स पड़े सेमीफाइनल तक सब इजी थे। टॉटनहम भी बहुत हार्ड ओपोनेंट नहीं है, लेकिन यूनाइटेड से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस में है टॉटनहम। आप लीग टेबल भी देख लो तो टॉटनहम यूनाइटेड से बेटर पोजीशन में। यूनाइटेड इस साल कितना 16 या 15 पोजीशन में शायद वो फिनिश कर रहे हैं। तो खैर उस चीज़ को हम लोग जितना मतलब उस घाव को जितना कभी छेड़ा जाए उतना अच्छा। बट टॉटनहम वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू टॉटनहम। सॉन का पहला मेजर ट्रॉफी विद टॉटनहम, आई थिंक वो एक काफ़ी डिजर्विंग चीज़ है। सॉन इतने लंबे टाइम से टॉटनहम में है, इतना कुछ किया उन्होंने क्लब के लिए, आई थिंक वो डिजर्व करते हैं ये ट्रॉफी। सो देखते कि आने वाले सीजन में चैंपियंस लीग खेलने वाले टॉटनहम, और यूनाइटेड कुछ नहीं खेलने वाले। कॉन्फ्रेंस लीग तो मतलब लीग टेबल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ये अकेला चांस है जिसके
दम पे वो चैंपियंस लीग एटलीस्ट खेल सकते थे, यहाँ पे भी हार गए। सो ऑल ओवर फॉर लाइक यूनाइटेड और टॉटनहम एस, बिकॉज चैंपियंस लीग स्लॉट में नहीं है पॉइंट्स टेबल में प्रीमियर लीग में, तो वो चैंपियंस लीग खेलने वाले हैं अंडर यूरोपियन लीग चैंपियंस कोटा। सो देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहता है टॉटनहम का नेक्स्ट सीजन में इन द यूएफए चैंपियंस लीग एंड ऑल्सो प्रीमियर लीग। नेक्स्ट लोग बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। तो रियल मैड्रिड मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी ट्रांसफर मार्केट में। रॉड्रिगो को रिलीज कर दिया, रॉड्रिगो को वो लोग सेल कर देंगे, जो कि अकेले अच्छे राइट विंगर है, और उनके जगह में लाया जा रहा है निको विलियम्स को, जो कि लेफ्ट विंगर है, और लेफ्ट विंग में ऑलरेडी एम्बापे है, लाइक विनीशियस जूनियर है, अब निको विलियम्स भी आ चुके हैं। सो बहुत बढ़िया, लेफ्ट विंग से ही हम लोग ऑपरेट करेंगे पूरा। मतलब इंटरेस्ट दिखाया है अभी 58 मिलियन यूरोस देने तक के लिए वो रेडी भी है। बार्सिलोना के साथ थोड़ा सा कंपटीशन चलेगा निको विलियम्स के ऊपर, बार्सिलोना ने भी इंटरेस्ट दिखाया था, बट एथलेटिक क्लब मोस्टली उनको रिलीज कर देंगे। उनको पता है कि यार इसके बाद उनको होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होगा। सो वैसे इसी के साथ साथ छोटा सा अपडेट, एमिलियानो मार्टिनेस भी जा रहे हैं एस्टन विला से, क्योंकि वो थोड़ा सा फेयर प्ले पॉलिसीज में थोड़ा सा वायलेशन हो रहा था। मतलब वैसा फेयर प्ले नहीं, मतलब फेयर फाइनेंशियल फेयर प्ले जो है, क्योंकि उनका सैलरी एक्चुअली मार्केट डिमांड के हिसाब से उनका सैलरी बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। एस्टन विला क्लब के पास उतना फंड नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको रिलीज करना पड़ा है सैडली। बट निको विलियम्स के केस में अगर वापस आए तो रियल मैड्रिड पता नहीं क्यों साइन करे, क्या वो बार्सिलोना मतलब नहीं चाहते कि ये बार्सिलोना में जाए। अगर ऐसा है तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि बार्सिलोना को कुछ फर्क पड़ेगा। वो लोग प्लेयर बिल्ड कर लेंगे या तो दूसरे प्लेयर को साइन करवा लेंगे। रियल मैड्रिड के पास पोजीशन ही नहीं है कि आप निको विलियम्स को खिला सको। आप विनी को हटा नहीं सकोगे, एम्बापे को आप हटा नहीं सकते। हो सकता है कि विनी को रिप्लेस कर दिया जाए। विनी को आई थिंक अगर सेल कर दिया जाता है काफ़ी बड़ा डिसीजन होगा, बट चांसेस कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, परफॉर्मेंस खराब है विनीशियस का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेल कर दिया जाएगा। और एम्बापे तो एम्बापे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। परफॉर्मेंस एम्बापे का बहुत खतरनाक, अकेला ही तो वो कोशिश कर रहा है एक। सो लाइक देखते हैं कि क्या होता है फाइनली। सो गाइस, आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर दोस्तों में, एंड अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बिल, ताकि मैं जब भी